हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। हम लोगों ने कल आनुवांशिकता का प्रभाव पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने शारीरिक प्रभाव पढ़ा था कि आनुवांशिकता का शारीरिक प्रभाव कैसे और किस प्रकार पड़ता है। आज हम लोग बुद्धि का प्रभाव पढ़ेंगे। हालांकि कल बुद्धि का प्रभाव आधा हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन उसको एक बार फिर से हम लोग बता देते हैं। बुद्धि क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ये तो हम लोग सब इस बात पे अवगत है कि ये हमारी योग्यता को बढ़ाती है, हमारी समायोजन योग्यता को, निर्णय लेने की क्षमता को, और भी जितने भी योग्यता है इन सब को परिभाषित करती है। जितना ज़्यादा समायोजन करने की योग्यता अच्छी रहेगी, उतनी ज़्यादा हम लोग का बुद्धि लब्धि भी ज़्यादा अच्छा होने का संकेत होगा। ठीक है, मतलब जितनी अच्छी योग्यता उतनी अच्छी बुद्धि लब्धि भी होगी, यही संकेत करता है ना। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। ठीक है, ये तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर बुद्धि नहीं रहे, बुद्धि का प्रभाव नहीं अच्छा नहीं रहे, उसकी गति अगर तीव्र नहीं रहे, तो हम कोई भी कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते, उसको प्रभावी ढंग से नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारी बुद्धि तीव्र गति से चलती है तो हम लोग काफ़ी क्रिएटिव सोचते हैं, काफ़ी अच्छा लॉजिकल सोचने लगते हैं, और वो चीज़ हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, जैसे कोई भी कार्य अगर हम लोग क्रिएटिव ढंग से करें, अपने बुद्धि का यूज़ करके उसको और लॉजिकल तरीके से करें, प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी रखे, तो वो एक अच्छा प्रदर्शन करता है ना, किसी भी कार्य क्षेत्र में। तो उस चीज़ के लिए हमारे बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है, बुद्धि का तीव्र गति में होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग किसी कार्य को काफ़ी अलग ढंग से, काफ़ी क्रिएटिव ढंग से, काफ़ी अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकेंगे। ठीक है, बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है, यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। समायोजन करने के लिए भी बुद्धि लब्धि का तीव्र होना ज़रूरी है। अगर बुद्धि लब्धि तीव्र नहीं होगा तो हम लोग समायोजन का मायने नहीं सीखेंगे। हमारे समाज में परिवार में एडजस्ट करना क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को हम लोग नहीं समझ पाएंगे, जिसके कारण हम लोग समायोजन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एडजस्ट करने के लिए भी बुद्धि लब्धि का तीव्र होना अच्छा है, तीव्र होना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में अपना योग्यता का प्रदर्शन करना हो, या समायोजन का प्रदर्शन करना हो, या निर्णय लेने की क्षमता की बात करें, या हम लोग कोई भी कार्य को कितने क्रिएटिव ढंग से करते हैं, कितने अच्छे तरह से प्रेजेंट करते हैं, ये सब बुद्धि लब्धि के प्रभाव से ही होता है। बुद्धि लब्धि की तीव्र गति के कारण ही होता है। ठीक है, देखो गोडार्ड का मत क्या है, ये मैंने कल भी बताया था, आज फिर से एक बार बता देती हूँ। गोडार्ड का मत था कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। तो जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले थे कि बुद्धि का क्या प्रभाव होता है आनुवांशिकता पर, तो आनुवांशिक गुण जो होते हैं उनका बुद्धि पर इस प्रकार प्रभाव पड़ता है। जैसे कि गोडार्ड का कहना है कि जो मंद बुद्धि पिता माता होते हैं, उनकी संतान जो होती है वो मंद बुद्धि के होते हैं, और तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के संतान होते हैं वो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। तो ये है आनुवांशिक गुण जो कि हमारे बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं हमारे माता पिता के द्वारा। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। जैसा मानसिक क्षमता होगा, उसके अनुकूल ही बालक सांवेगिक क्षमता को प्रदर्शित करेगा, अपनी संवेदनाओं को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, जैसे जो बालक मंद बुद्धि के होते हैं वो समायोजन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो संवेग प्रदर्शित करने में भी हिचकिचाते हैं। लेकिन जो मानसिक रूप से तीव्र गति के होते हैं, वो मतलब जो विशिष्ट बालक होते हैं,
उनको अगर संवेग प्रस्तुत करना रहेगा तो वो आसानी से कर पाएंगे। तो इन सब का जिम्मेदार कौन होता है? हमारा मानसिक क्षमता, जिसके अनुकूल बालक अपने संवेग को प्रस्तुत करता है, संवेगिक क्षमता का प्रदर्शन करता है और उसी अनुरूप संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। जैसा मानसिक क्षमता वैसे ही हमारा संवेगिक क्षमता। नेक्स्ट में चलते हैं। बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखेगा। मतलब जैसे कि संवेग का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो हमारे समाज में हम कैसे एडजस्ट करें, हमारा बुद्धि लब्धि कैसे तीव्र हो, हमारा नैतिक विकास कैसे हो, हमारे शारीरिक विकास कैसा हो, हमारा भाषा संबंधी विकास कैसा हो, ये पूरी तरह हमारे संवेग पे डिपेंड होता है। और ये संवेग कैसे विकास करता है? जब हमारी मानसिक क्षमता अच्छी होती है, तीव्र होती है, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव संवेग द्वारा पड़ता है। ठीक है, जैसे सामाजिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास तथा भाषा संबंधी विकास का जिम्मेदार कौन होता है? संवेग होता है। ठीक है, जैसा संवेग रहेगा, अगर हम लोग हिचकिचाने वाले बच्चे होंगे, जैसे कि मतलब जो शर्म करे, जो डर करे, वो समाज में कैसे एडजस्ट करेगा? वो समाज का, विद्यालय में भी आप देखे होंगे, जो पढ़ाते होंगे आप में से, कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो खुलकर नहीं बोल पाते, उनमें समायोजन की क्षमता कम होती होगी, क्योंकि उसका सांवेगिक रूप से उसका विकास अच्छा नहीं हुआ है, इसीलिए वो सामाजिक विकास भी उसका अच्छा नहीं हो पाया है, इसीलिए वो विद्यालय में अन्य छात्र छात्राओं के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। नैतिक विकास में भी इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, शारीरिक रूप से भी प्रभाव पड़ेगा और भाषा संबंधी भी विकास होगा। भाषा संबंधी भी अन्य कई त्रुटियां आएंगी, जैसे बोलने की क्षमता कम होगी, लिखने की क्षमता कम होगी, है ना। तो इन सब रूप से भाषा संबंधी विकास नहीं हो पाएगा। इन सब को प्रभावित करेगा हमारा संवेग। वो जैसा होगा, हमारा इन सब डेवलपमेंट पे असर भी वैसा ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते, फलस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। जो संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक होता है, जिसका संवेग जो है वो बैलेंस नहीं है, वो पल भर में रो देगा, वो पल भर में डर जाएगा, वो पल भर में रोने लगेगा। मतलब उसका जो जितने भी संवेग है, चाहे क्रोध है, डर है, भय है, वो बैलेंस में नहीं रहेगा, तो उसका पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा और वो गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा पढ़ाई में अगर ध्यान नहीं दे पाता है तो उसका ध्यान कहीं और रहता है, जैसे खेल कूद में रहा या किसी चीज़ से वो भयभीत हो गया, क्लास में बोलने से डर गया, या बहुत आक्रामक तरीके से जल्दी रिएक्ट कर दिया, या कुछ भी प्रश्न करने पर वो जल्दी बोल नहीं पाया। तो ये सब स्थिति शो करती है कि उसका सांवेगिक रूप से वो बच्चा बैलेंस नहीं है, इसलिए वो क्लास में कुछ भी प्रश्न करने पे बोल नहीं पा रहा है, वो अन्य बच्चों से बात नहीं करता है, वो बहुत भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है। ये सब का कारण क्या है? उसके संवेग का असंतुलित होना। और वो बालक फिर पढ़ाई में कैसे ध्यान लगाएगा? उसको तो जब चैप्टर अगर समझ में नहीं आएगा तो वो तो प्रश्न करेगा नहीं टीचर से, और जब वो प्रश्न नहीं करेगा तो उसका पढ़ाई से रुचि भी हटते जाएगा, क्योंकि उसको चैप्टर जो समझ में नहीं आ रहा है वो उससे उसका रुचि हटते जाएगा, है ना। इस प्रकार वो ध्यान नहीं पाएगा। कोई भी कार्य उसको दिया जाएगा तो वो भी उसको करने से पहले वो डर जाएगा या भयभीत हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो वो कार्य भी वो ढंग से नहीं कर पाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं जिनका संवेग असंतुलित होता है,
उनका कार्य कभी अच्छा नहीं हो पाएगा, कभी वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे। और इन सब का प्रभाव किस पे पड़ेगा? मानसिक विकास में पड़ेगा। इन सब का साइड इफेक्ट किस पे पड़ेगा? मानसिक विकास पे, है ना। क्योंकि हर वक्त उसको क्या होना पड़ेगा? हर वक्त उसको अपमान को झेलना पड़ेगा। कभी भी कोई उसको डांट देगा, कभी भी वो भयभीत हो जाएगा, तो ये मानसिक रूप से भी वो धीरे धीरे पिछड़ने लगेगा। धीरे धीरे उसमें समायोजन की क्षमता घटते जाएगी, धीरे धीरे उसमें शारीरिक रूप से भी वो वीक होते जाएगा, कमज़ोर होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसका मानसिक प्रभाव पड़ेगा जब किन बालकों में जिनका संवेग असंतुलित है। ठीक है, जिसका संवेग असंतुलित है उसका प्रभाव मानसिक विकास में भी पड़ेगा। कैसे? ये एग्जाम्पल के द्वारा मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है चरित्र पर प्रभाव। अब आनुवंशिकता का शरीर और मानसिक के अलावा चरित्र में भी प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार पड़ता है? डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह बताया है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चे पर पड़ता है। क्यों पड़ता है? ये तो आनुवंशिक गुण हुआ। फिर बच्चा जब गर्भधान के दौरान माँ के गर्भ में रहा, तो उस दौरान अगर माँ जो है वो भयभीत रहेगी, डरी हुई रहेगी, या किसी तनावग्रस्त रहेगी, किसी टेंशन में वो रहेगी, तो उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। वही आनुवंशिक गुण बच्चों के जन्म होने के बाद भी रह जाता है और वो जन्मजात गुण में आ जाता है। उसी कारण उसका चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए डगडेल ने कहा है कि माता पिता का चरित्र जैसा होगा उसके बालक का भी चरित्र वैसा ही होगा। व्यक्ति के चरित्र में उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जाता है, इसलिए बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। डगडेल ने 1877 ईस्वी में ज्यूक नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन करके यह बात सिद्ध की है। व्यक्ति के चरित्र में उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि किसी बालक में माता का गुण आता है, किसी बालक में पिता का गुण आता है, तो वो वंशानुगत गुण होता है जो कि आनुवंशिक प्रभाव के कारण उनमें आया है। ठीक है, डगडेल ने जो है वो ज्यूक नामक एक व्यक्ति के वंशजों पर अध्ययन किया है, तो उन्होंने ये पाया है कि हाँ, जितने भी बालक उनके यहाँ जन्म हुए वो किसी ना किसी जनरेशन के व्यक्ति से वो मैच खाता था उनका चरित्र। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है वो आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरित होता है चरित्र पर। ये हम लोगों ने समझा। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा कि आनुवंशिक का क्या मतलब होता है, आनुवंशिक का अर्थ क्या होता है, वैसे गुण जो जन्मजात हम लोग को माता पिता के द्वारा पड़ता है। ठीक है, और इसका प्रभाव किस किस पे पड़ता है? शारीरिक प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है और चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। ये 3 चीज़ें हम लोग जाने। ठीक है, लास्ट में मैं यही करना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों का आप लोग रिवीजन करते रहें। इन सब से आपको कहीं ना कहीं से आपको दे देगा क्वेश्चन। जैसे यहाँ डगडेल के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कौन से व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन किया है। ये सब छोटी छोटी बातें जो है वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में बहुत आती है। सीटेट का अगर बात किया जाए तो आपको दे देगा कि प्रभाव बताने के लिए, जैसे आनुवंशिक गुणों का प्रभाव निम्नलिखित में से किन किन में आते हैं, उनमें आ जाएगा बुद्धि, आ जाएगा संवेग, आ जाएगा, या 2 ऑप्शन और दिया रहेगा, उसमें आपको सही आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे दिया रहेगा। फिर सिचुएशन वाइज आपको क्वेश्चन दे देगा कि ऐसा एक बच्चा है जो क्लास में डरा हुआ रहता है, भयभीत रहता है, तो उसका संवेग कैसा होगा। ठीक है, इस प्रकार अनेक क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आनुवंशिक
गुण आज हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट डे से हम लोग क्या पढ़ेंगे, वातावरण। कल हम लोग वातावरण पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग आनुवंशिकता को ख़त्म कर दिए। ये लास्ट था चरित्र पर प्रभाव। तो आप इसको रिवीजन करते रहे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक हम लोग को बहुत मोटिवेट करेगा और आगे भी बहुत अच्छे कंटेंट के वीडियो मैं डालूंगी। ये तो बस शुरुआत है। आप अपना लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, आप अपना प्यार इसी तरह देते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू ऑल। थैंक यू।